Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome on stage Munawar Farooqi. ये शो है, इसका नाम है धंधो। मैं अगर ये चाहता तो ये शो का नाम हिंदी भी रख सकता था, गुजराती होता है राइट? कोई गुजराती है यहाँ पे भाई? यस मैम, आप बताएंगे धंधो का क्या मतलब होता है? बिजनेस। गुजराती में बिजनेस को धंधो कहते हैं, धंधे को धंधो। मैं चाहता तो हिंदी नाम भी रख सकता था, धंधा। बट समझ रहे हो तुम, बॉलीवुड ने खराब कर दिया और मार्केटिंग वाइज भी अच्छा साउंड नहीं करता कि मुनव्वर का धंधा देखते हो लोग कि कितना घंटा परफॉर्म करता नहीं चाहिए। तो ये शो का नाम है धंधो। ये शो का नाम धंधो क्यों है वो आपको शो में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। अब मैं जो ये शो शुरू करूंगा, इसका स्टार्टिंग का 6-7 मिनट सेटअप है। सेटअप होता है, आप कोई भी फिल्म देखने आते हो तो पहले स्टोरी सेटअप होती है, थोड़ा स्लो रहेगा है ना, बट पेशेंस रखना। ऐसे नहीं करे हाँ बस्सी भाई सही है, मैं हंसाऊंगा माँ की कसम। बट स्टार्ट का 7 मिनट थोड़ा संभाल लेना है। वो मलयालम पिक्चर में नहीं पुलिस डेड बॉडी लेके घूम रही, बताओ तो किसका है, बता ही नहीं रही है, 10 मिनट तक घूमे जा रही है। तो अभी अपना वो मलयालम पिक्चर का सेटअप चालू होगा, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। पीछे में लेके आता हूँ 2020 जनवरी 25 जनवरी को मैंने अपना पहला स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया यूट्यूब पे। वो रिलीज कौन से हाल में किया मैं बताता हूँ। मैं 1 साल तक ओपन माइक्स वगैरह कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि मैं कमेडियन बनूंगा ये वो। और 6 महीना जब मैं वो कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो आने वाला स्टार हूं, मैं कंप्यूटर के पीछे बैठूंगा। अच्छी, मैंने मेंटली जॉब छोड़ दिया। मेंटली जॉब छोड़ना पता है ना क्या होता है? लेट हो गया, बॉस ने पूछा लेट क्यों हुआ, हो गया हो गया। तो मैं ऐसा हो गया था, नालायक। नवंबर दिसंबर में अपना वीडियो शूट करवाया फर्स्ट टाइम हैबिटेट में ऊपर, और मैंने बोला यूट्यूब पे वीडियो रिलीज होगा, स्टार। जनवरी में मैंने वीडियो एडिट करवाया, एक दोस्त से उधार लिए 14,000 रुपये और वीडियो एडिट करा। मैंने वो वीडियो को यूट्यूब पे डाला, 1-1.5 लाख व्यूज आ गए 1 हफ्ते में। उस कोविड से पहले अच्छे होते थे इतने व्यूज, हाँ, क्योंकि सबके पास जिंदगी थी। कोविड के बाद हमने तो फोन ही डाल लिया घर में। तो मैं बहुत खुश था कि ओ यार बढ़िया चलने लगा है, यूट्यूब से पैसा वैसा भी आएगा मेरा। 1-2 महीने में ही पैसा खत्म। मैंने एक प्रमोटर से बात करी कि मेरे को अब इंडिया में लाइव शो करने हैं। बोले छोटे छोटे शोज कर सकते हो तुम, 50-50, 60-60 टिकट, 80 टिकट बेच सकते हो, 200-300 रुपए की रखोगे तो करना है, शो प्लान करना है। मैं बोला कर दो। बोले अगर ट्रेन से जाओगे तो हर शो पे 10,000 मिलेगा, बचेगा, और अगर प्लेन से जाओगे तो हर शो पे 2 से 3,000 ही बचेगा। तो मैंने गुजराती दिमाग लगाया कि मैं हर शो पे जाऊंगा प्लेन से, टाइम इज मनी। ट्रेन में जाऊंगा अच्छा लगूंगा शो पे, हाँ बॉटल से धो रहा हूं गांड भैंसो। ये आने वाला स्टार ऐसा करेगा? नहीं, फ्लाइट से जाऊंगा हर शो पे। मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है मार्च 23, फर्स्ट शो है मेरा। बैठा हुआ हूं मैं। मार्च 22 के आसपास प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा एक दिन बंद रखो, जनता कर्फ्यू। एक दिन वो कोविड आया है उसको हटाते और एक दिन बंद रखो। वो एक दिन जो बंद हुआ वो खुला ही नहीं।
मेरा पहला वीकेंड का शो कैंसिल हुआ, उसके साथ और एक शो कैंसिल हुआ, और एक शो, मेरा पूरा टूर कैंसिल हो गया। जिससे मुझे लग रहा था कि मैं 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला हूं, वो अपॉर्चुनिटी तो गई, जॉब भी गई, कोविड आ चुका है, कोविड गुजर नहीं रहा, जून जुलाई आ गई, मेरी सर्वाइवल की खत्म हो गई ताकत पैसे वाइज। मैंने बोला अभी अपने को जाना पड़ेगा जूनागढ़, जहाँ पे भाड़ा रेंट वेंट देना नहीं है, खाना फुकट है। मैं हो गया शिफ्ट जूनागढ़ जुलाई में। जूनागढ़ मेरा जो सिटी था वो ग्रीन जोन था, मतलब एक दूसरे के मुंह में थूक रहे लोग। कोविड का पता ही नहीं है कुछ भाई। 4 मैयतें जा रही है, बोले एसिडिटी हुआ है सबको, गैस से मरी है जमीला। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-3 महीना मैंने वहां से भी कंटेंट बनाया, कुछ खर्चा नहीं है, सरवाइव हो रहा है। सितंबर अक्टूबर में वापस सब खुला, 50% ऑक्यूपेंसी में, धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वेव के बाद। हमने वापस शोज डाले, लेकिन इस बार शोज पे 100 टिकट बिक रहे, 500 रुपए वाले, बिकॉज पूरे कोविड में घसवाए ना अपन, तो और ऑडियंस बढ़ चुका है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार फॉलोअर हो चुके हैं। सारे शोज डाल दिए, अब शोज पे जा रहा हूँ टूर पे, फ्लाइट से, हर शो पे 10-15 हज़ार कमा के आ रहा हूँ, बढ़िया शोज चल रहे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना मैंने शोज किया हर जगह। जहाँ पे शो सोल्ड आउट जाए, 1 महीने बाद वापस वहाँ पे शो डालते हम लोग, वहाँ पे और एक शो सोल्ड आउट हो जाए। 3 महीना बस 4-5 लाख रुपए की कमाई मेरी फिक्स थी, शोज किए। दिसंबर में हमने बोला 31 दिसंबर शो कहाँ डालेंगे, हमने बोला हैदराबाद बहुत टिकट बिकता है, हमने हैदराबाद में शो डाला, 500 टिकट बिक गए। 30 दिसंबर को मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई अपना डोंगरी टू नोवे जो स्पेशल है, जो मैं परफॉर्म करता था उस वक्त, बोले वो मैंने एक OTT को भेजा था, उनको पसंद आ गया और दे वांट टू टॉक टू यू, एक एजेंसी भी है बीच में। मैं बोला ठीक है लगाओ, बड़े लोग हैं, पहली बार बड़े लोग से मीटिंग हो रहा है अपना। जूम कॉल चालू हुआ, बोले हे हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग। मैं बोला या we saw the special, we feel it's a very good content, there is no problematic joke। बोला या वो समझ गया, बोले कब आ रहे हो आप टूर खत्म करके। मैंने बोला फरवरी तक मेरा शोज खत्म हो जाएंगे, अभी जनवरी फरवरी करूंगा और फरवरी में मुंबई आ जाऊंगा। बोले ठीक है आप मुंबई आओ, हम बात करते हैं, एंड वी सी वेरी ब्राइट फ्यूचर, यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग, ने ये सब बोला उसने इंग्लिश में। और बोले हमने एजेंसी से बात करी है, हमने डाल दिया है आपके स्पेशल का कोट, 70 लाख रुपीस। बोला या उसके सामने मैंने सुन लिया है 70 लाख रुपया। मैंने बोला या ओके विल टॉक फरवरी। अंदर आई वाज लाइक लोग चूती है क्या, 70 लाख रुपया, भाई मैं खुद को देखने का 200 ना दूं। 70 लाख सुन के आई वॉज लाइक आई एम अराइव्ड, आई हैव अराइव्ड होता है, बट उस वक्त इतना ही आता था। 70 लाख सुन के मैंने क्या फील किया पता है आपको? मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं। मैं 8 साल की जब मेरी एज थी, 7.5-8 साल की एज, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेरी मॉम डैड को एक कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना, जिसमें मेरे डैड मेरी मॉम को कह रहे थे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हमारा रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। मेरी मॉम उनको कह रही थी कि हम रेस्टोरेंट बेच दोगे तो हम खाएंगे क्या। मैं 7 साल की एज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे डैड को बहुत सारे बिजनेस में लॉस हो गया था, एक ही रेस्टोरेंट का हमारा बिजनेस चलता था जिससे हम सर्वाइव करते थे, और वो भी बिकने पे आ गया था। तो मेरे डैड ने बोला, वो बोले मत बेचो, जिसका पैसा है उसको बोलो नहीं है मेरे पास। मेरे डैड ने बोला कि सी, मैंने जिससे पैसे लिया है, ब्याज पे पैसा लिया है, इंटरेस्ट पे, वो एक गुजराती आदमी है, और मैं एज अ गुजराती किसी गुजराती का धंधे में नुकसान नहीं होने दे सकता। मॉरली क्या सही है मेरा बाप। और उस वक्त वो लाइन सुन के मेरे को फील हुआ कि यार क्या बाप है मेरा।
फिर मेरे स्कूल का फीस बंद हो गया। प्रिंसिपल बोलते क्या बाप है तेरा। भाई 7 साल की एज में, 7, 7.5, 8 साल की जब मेरी एज हुई, मेरा स्कूल बंद हो गया। और 8 साल के बच्चे के लिए स्कूल का बंद होना मतलब यस, होमवर्क, रोज क्रिकेट खेलूंगा पूरा दिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे को इन्होंने काम पे भेज दिया। बट 70 लाख सुन के क्या हुआ समझ गए ना तुम? मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मैं जाऊंगा जूनागढ़ मर्सिडीज लेके। मर्सिडीज ही 80 की है। मर्सिडीज से उतरूंगा ब्रीफकेस लेके और वही रेस्टोरेंट जो बाप का बिका है खरीदूंगा। ये इमेजिन कर लिया मैंने कि जहां इज्जत गई ना वहीं से लेके आने का है। 70 लाख सुन के होटल पे आया हूं, नींद आएगी क्या? खुशी में नींद नहीं आती, पता है, बहुत खुशी में। हम बच्चे थे तो हमारे को नेक्स्ट डे जब वाटर पार्क जाने का रहता था तो वो रात में नींद ही नहीं आती थी। अपन पूरा दिन रात में यही सोचते थे वाटर पार्क से नेक्स्ट डे आने के बाद भी ऐसा लगता है वाटर पार्क। मेरी लाइफ का वाटर पार्क स्टार्ट हो चुका था। मैं सोया नहीं, फ्रेश उठा हूं। 31 दिसंबर आज मेरे 2 शो है। फाइनली मैं 500 लोग में परफॉर्म करने वाला हूं। मैंने परफॉर्म किया 2 शो, दोनों स्टैंडिंग ओवेशन। 500 लोग ताली बजाते हुए मैं देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं क्या लाइफ है मेरी। मैंने कर दिया। होटल पे आया मैं मस्त, 31 की रात है, कुछ पार्टी वार्टी नहीं किया, वहीं पे खुश हूँ। लाइव गया हूँ, इंस्टाग्राम पे बकचोदी कर रहा हूँ, फुल खुश। नींद ही नहीं आ रही, आज भी नहीं सो रहा। बहुत बहुत गम में हो तो पता, बहुत टेंशन में हो तो नींद नहीं आती, और बहुत खुशी में नींद नहीं आती। अपना ना कभी कुछ बीच का रहा ही नहीं। या तो मैं बहुत खुश हूं भाई, लौड़े लग गए, ये 2 ही चीज है। इसके चक्कर में ठीक से सोए ही नहीं। मैं बिना सोए अब उठाऊं, थोड़ा 1-2 घंटा आराम करके। मेरी नेक्स्ट डे भी शो है, साल का पहला दिन है, 1 जनवरी, और मेरा शो है। मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 1 बजे, मेरी फ्लाइट है। 4 बजे का मेरा शो है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, बर्गर किंग ऑर्डर किया, बिकॉज किंग। बर्गर किंग आया, मैंने खाया, बर्गर मस्त, फ्राइज थू, छी, इतना गंदा फ्राइज, इतना नमक डालते हो तुम लोग, छी, थू थू, इतना नमक डाल दिया है, इतना खारा खारा। मैकडोनल्ड वाले ही सही है, इसने मेरे को ऐसा फ्राइज क्यों दिया? क्योंकि जानता नहीं है ना मैं कौन होने वाला हूं। मैं फ्लाइट में बैठ गया, फ्लाइट में बैठा हूं, मैं 3 बजे लैंड हो गया। 4 बजे का मेरा शो है। मुझे रियलाइज हुआ कि यार अपने पास नहाने का टाइम नहीं है, तो आज की तरह उस दिन भी मैंने सिर्फ डीओ मारा और मैंने क्लीन शेव कर लिया। लड़के लोग को पता है, क्लीन शेव लड़के कर ले तो ऐसा लगता है बहुत नहाता है ये, बहुत नहाता होगा ये। तो मैंने फटाफट क्लीन शेव कर लिया कि अब मुझे पहुंचना है वेन्यू पे। 4 बजे मैं वेन्यू पे पहुंच चुका हूं, मेरे शो के टाइम पे। जहां पे शो है उस सिटी का नाम है इंदौर। आंटी, ये जिसका ओ निकला है उनको पता है मैं आगे क्या बोलने वाला हूं, और जिनको नहीं पता उनको मैं अब बताऊंगा। 4 बजे मैं पहुंचा वेन्यू पे परफॉर्म करने के लिए। 5 बजे मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन। पुलिस आई, पुलिस ने बोला चलो। मैंने बोला चलो। जैसा माहौल हो गया था, पुलिस स्टेशन सेफ लग रहा था। पुलिस ने हम 5 को कॉलेज में बिठाया, हम बैठ गए, कॉलेज जाने लगी। पुलिस वाला फोन पे बात कर रहा है कि हाँ सर, हमने यहाँ से अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट? तुम लोगों को हैंड्स अप बोलना छोड़ दिए क्या? भाई अरेस्ट हो गया। जितना मैं सोच रहा हूं उतनी देर में हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन।
पुलिस स्टेशन पे उतरे, बोले चलो अंदर घुसो। एक कमरे में आए, बोले बैठ जाओ इधर। इधर सर फर्नीचर। उसने मेरे को आंखों से गाली दी ऐसे। मैं बोला ठीक है बैठ जाते भाई, प्रैक्टिस है ये तो। जूनागढ़ एग्जॉस्ट फैन भी नहीं होता था। हम जब बाहर निकलते थे दरवाजे को 4-5 बार ऐसे से करना पड़ता था। हम 5 लोग लाइन से बैठ गए। हवलदार आया, बोले अपने अपने मोबाइल निकालो। ये चारों ने दे दिए, मेरे पास नहीं था। बोला मेरे पास तो नहीं है। बोला अच्छा मोबाइल नहीं है। दूसरा हवलदार आया, बोले अपने अपने वॉलेट निकालो। मैं बोला लूट हो रही है क्या? मैं वो स्पेशल 26 देखा हूं पिक्चर। तो ये चारों ने अपना अपना वॉलेट दे दिए, मेरे पास नहीं था। बोले तेरे पास मोबाइल भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, कौन से डिजिटल भारत में तू जी रहा है? तेरे गाड़ पे स्कैनर लगा के घूमता है? मैंने बोला सर ऐसी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है सदाकत, जिसको मैंने अपना मोबाइल और वॉलेट दे दिया कि भाई ये तू रख, जब मैं स्टेज से परफॉर्म करके आऊंगा तो दे देना, और तू अपनी जेब में ही रखना, इधर उधर कहीं मत रख देना। सदाकत बोला टेंशन मत लो, तुम्हारा वॉलेट मोबाइल मेरी जेब में। मैं बोला मैं स्टेज पे गया, तुमने मेरे को स्टेज से ही उठा लिया। बोला अच्छा चल ठीक है चुप हो जा। बैठे चुपचाप। एक वॉलेट से निकला कॉन्डम। पुलिस वाले ने पूछा ये किसका है ये? मैं बोला आई डोंट नो, हम लोग नहीं यूज करते। प्रखर बोलता है सर मेरा है। पुलिस वाला प्रखर को बोलता है क्या प्लान था शो के बाद? प्रखर डर गया, बोले अरे नहीं नहीं सर कोई प्लान नहीं था, ये तो ऐसे ही रखा है। पुलिस वाला बोलता है ऐसे ही क्या, गांड मराने के लिए रखा है? हंस के चला गया। अब सिंघम मैंने भी देखा है कि ऐसे बात नहीं करते, नहीं कर सकते। मतलब प्रखर टेंशन मत ले, अभी कोई भी आया ना तो मैं बोलूंगा। पहले मैं कुछ भी गलत होते हुए देखता था तो आवाज उठाता था, ठीक है? तो दूसरा एक पुलिस वाला आया, वो भी लेके आया, बोले किसका है? मतलब मेरा है सर। डरा हुआ है, अभी उसको आवाज नहीं निकल रही। बोले सर ऐसे ही है। बोले ऐसे ही क्यों रखा है? बोले सर सेफ्टी के लिए रखा है। मतलब हमारे शो पे सेफ्टी के नाम पे सिर्फ कॉन्डम ही था हमारे पास। पुलिस वाला भी हंस दिया है कि सेफ्टी। अब इन्होंने मजाक शुरू कर दिया है भाई। उसको भी बोल रहे कि इसको जाके ऐसा बोल जा। मैंने देख लिया, मैं बोला अब मैं बीच में आऊंगा। तीसरा पुलिस वाला आया, इस बार ये कॉन्डम रुमाल से उठा के लेके आया है। मर्डर वेपन है ना ये तो। हाँ। कि कातिल के कहीं उंगलियों के निशान इस पे ना हो। और उठा के लेके आया और बोलता है ये कंडोम किसका है? कंडोम? भाई इतना क्यूट कंडोम कैसे पहली बार लगा? जैसे नेटफ्लिक्स चालू हो गया। टुंडुम वो आया कंडोम लेके। मेरे को मालूम है इसको बुली करना है प्रखर को। मैं बीच में आ गया, बोला हाँ मुझसे बात करो, क्या हुआ, किसका है ये? प्रखर का। उसने गांड मराने के लिए रखा है। प्रखर मेरे को हटा दिया, बोले हट जा भाई। मां बोला देख कोई बाहर का ना बोल के जाए, अपन दोस्त है। बोले 1 घंटे पहले मिला, भैंचोद काय के दोस्त है। बोले
और भी मैं कुछ बताता हूँ जो पुलिस स्टेशन में हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आपको दिख रहा है क्या है? चिट्स है ना, कोई ड्रॉ व्रॉ नहीं है इधर। यास्मीन आंटी कोई मिक्सर विक्सर नहीं मिल रहा तुम्हारे? ये जो है वो है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उस रात तक थी। एक पुलिस वाले ने मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर मुझे कहा, तुम लोगों को तो सबको गोली मार देनी चाहिए। उस वक्त पहली बार मुझे किसी ने आंखों में आंखें डालकर इतनी गंदी गाली देकर मारने की बात कही है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसी वक्त ऐसे हो गई। लेकिन मैं चिल था। क्यों चिल था? क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। अभी बाहर से एक आवाज आएगी, वो बोलेगा, इंस्पेक्टर साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। रात हो गई, कोई नहीं आया। मुवक्किल कहां पे जा रहा है? पुलिस वाला आया, बोले चलो लॉकअप में सो जाओ। मैं बोला सर आपने बोला अभी हम छूट जाएंगे, यहां क्यों सोना है? बोले सुबह छूटोगे, चलो सो जाओ। लॉकअप खुला, हम 5 लोग अंदर जा रहे। पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया, बोले तू रुक जा। फोन निकाला, मुझे बोला तेरा नाम डाल इधर यूट्यूब पे, देखूं तेरे कैसे जोक करता है। देखो पुलिस वाले को तो कोई भी जोक ऑफेंसिव ही लगेगा जब आप लॉकअप के अंदर हो। मैंने बोला छोड़ो ना साहब। बोले डाल। बोला छोड़ो साहब, कुछ और देख लो, ऑल्ट बालाजी टाइप कुछ। नाम डाल। मैंने यूट्यूब पे नाम डाल दिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। बोले चल अब सो जा। बोला ठीक है, ये सब्सक्राइब कर लो सर। मैं ये करके अंदर चला गया। रात के 1-1:30 बज चुके। ये चारों सो गए, थक गए होंगे ना, क्या शो ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। मैं डर के मारे सो नहीं पा रहा हूं। डर से ज्यादा मैं कहूं एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और आप जब डरे हुए रहते हो, एंजाइटी में रहते हो ना, आपको हर चीज से डर लगता है, आपको हर चीज सुनाई देती है, हर छोटी से छोटी चीज पे आपका ध्यान जाता है। मेरा ध्यान गया वॉकी टॉकी पे। वॉकी टॉकी पता है पुलिस स्टेशन में बजते रहता है पूरा टाइम। वहां पे एक वॉकी टॉकी बज रहा था, उसमें आ रहा था, अरे समझा किसी को? वो ऐसी पुलिस लेट नहीं पहुंचती। वो चारों फिगर आउट कर रहे हैं कहाँ क्या हो, कुछ तो हुआ है भाई। वो आधे घंटे तक सुन रहे एपिसोड। अब वो वॉकी टॉकी कुछ कह तो रहा है, अब मेरे को भी कुछ काम नहीं है, नींद आ नहीं रही। मैंने बोला यार हो सकता है पुलिस वाले इतने ट्रेंड होते हैं ना कि इतनी बार सुनते हैं ये वॉइस, तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है। तो आज मैं सॉल्व करूंगा कि कहां लूट हुई है। मैंने पूरा फोकस किया, सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ वॉकी टॉकी में से आने वाले साउंड की तरफ फोकस किया। और अगर आप भी ध्यान से सुनो ना, तो आप जितनी बार उसको सुनो ना, आपको समझ में आने लगता है। अभी मैंने बोला आपको समझा, बट आप इसको 10 बार सुनोगे ना तब आपको समझेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ट्राई करो। अभी सोचेगा हाईवे की जीत होगी, अभी सोचेगा हाईवे मारुति की जीत होगी, अभी सोचना मिलेगा हाईवे पर मारुति को किसने ठोक दिया, अभी भी सोचना मिलेगा हाईवे पर मारुति को किसने ठोक दिया, अभी भी सोचना मिलेगा हाईवे पर मारुति को किसी ने ठोक दिया, अभी भी सूचना मिली कि हाईवे पर मारुति को किसी ने ठोक दिया है, अभी भी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है, अभी अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है, अभी अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। मुझे सुनाई दिया अभी अभी सूचना मिली है हाईवे पे फारूकी को ठोक दिया है।
मैं बोला इनकाउंटर? भाई कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं गांड फटी में सो तो पा रहा नहीं था, अब मैं खड़े रह के कांप रहा हूं। 4 बजे पुलिस वाले ने लॉकअप खोला, बोले चलो। मौला फजर की नमाज से पहले। बोले चलो उठो, और ये चारों को भी उठाओ, सब चलो। मैं बोला सब? देखो, आप मुझे बुरा इंसान समझो, अच्छा इंसान समझो, आप मेरे को फनी समझो, ना फनी समझो, आप मेरे को कुछ भी समझो, लेकिन आज ये मुंबई की जो मेरी ऑडियंस है, उनसे मैं कुछ कन्फेस करूं। हाँ, मेरे दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे ही मुझे पता चला हम सबका इनकाउंटर है, मेरे को अच्छा क्यों लगा? मेरा गम कम कैसे हो गया कि सब मेरे दिमाग में चलने लगा कि भाई अपने बचने के भी चांसेस है। ये चारों को नहीं पता क्या होने वाला है। ये लोग तो ऐसा हाईवे पे उतरेंगे कि अरे चाय वाय पियेंगे क्या। मेरे को एक को ही पता है कि क्या होने वाला है। मैं फुल प्लानिंग कर रहा हूं कि भागूंगा कैसे। कल की हेडलाइन क्या होगी कि 5 फरार मुजरिम में से पुलिस ने 4 को मार गिराया, 1 मुसलमान कैदी फरार। एक कैदी फरार होता है, बट न्यूज मेरे दिमाग में हेडलाइन चल रही है और मैं सोच रहा हूं भागना कैसे। पुलिस मारती है गोली, मोस्टली कहां मारती है? सर पे। इनकाउंटर में सर पे गोली मारती है। मैंने बोला मुझे भागना है डॉज करते हुए। फुल प्लानिंग है। फिर मैंने सोचा अगर पुलिस वाले का मन हुआ टांग पे गोली मारने का, तो मैं जब डॉज करूंगा और गांड पे लग गई तो मैंने कैंसिल किया। मैंने बोला मैं भागूंगा ऐसे। ये तो सिर्फ मन की प्लानिंग्स है, राइट? ये तो सिर्फ मैं सोच रहा हूं। हम 4 को निकाला, 5 को निकाला। कॉलेज पुलिस वाले की गाड़ी होती है, कॉलेज, उसके अंदर बिठाया और हमको लेके जा रहे। मौत तो मौत होती है, डर सबको लगता है। मैंने पुलिस वाले को बोला सर मत करो, सर मत करो। पुलिस वाला बोलता है क्यों ना करें? हाँ, कोविड टेस्ट जरूरी है। बोला किधर जा रहे? बोले हॉस्पिटल तुम लोग का कोविड टेस्ट करने। कोविड टेस्ट कैसे भूल गया मैं? बोले दूर बैठ। हॉस्पिटल की तरफ सुबह सुबह गाड़ी जा रही है, सुबह के 5 बजे हाईवे। एक मारुति से ठुकी हुई पड़ी है, लोग सीधा इधर। मैं खुद इतना खुश हो जाता ना खुद से कभी कभी, क्या भैंचोद लिखता है भाई, क्या जोक है। मैं भी बोलता हूँ कि भैंचोद क्या। हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर बोलता है नलिन यादव, प्रखर प्रतीक, ये दोनों ओपनिंग एक्ट थे। प्रियम प्रतीक प्रखर प्रतीक का भाई है, जिसकी एज है साल। वो आया था शो देखने और ये चूतिया इसकी खुजली की वजह से अरेस्ट हुआ है।
पहले कॉलेज में हम 4 लोगों को ही डाला था। ये भाई पीछे से आया और उसके भाई को बोलता है भैया मैं भी चलूं। पिकनिक जा रहे हैं ना। उसका भाई भी चूतिया, पूछता पुलिस वाले को सर इसको भी ले लूं। पुलिस स्टेशन से सेम रिक्शा में घर चले आएंगे। पुलिस वाला बोलता है ले ले। अब ये प्रियम प्रतीक भी अरेस्ट हुआ है। चौथा है एडविन एंथनी। देख रहे हो कैसा सेक्युलर अरेस्ट हुआ है हमारा। एक पंजाबी भी रहता बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको। एडविन एंथनी, ये मुनव्वर फारूकी कौन है तुम में? मैंने मास्क उतारा, मतलब सर में। बोले अरे बिग फैन। कल आपका शो था इंदौर में, मैं आ नहीं पाया ड्यूटी की वजह से। गांडू को हथकड़ी नहीं दिख रही हाथ में। ये इलाज करता है लोगों के। यस, आपने सही सुना, हाथों में हथकड़ी। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। मैंने लाइफ में सेकेंड टाइम पहना ही नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ही पहना है ऐसे। वैसे फर्स्ट टाइम ऐसे पहना था। स्कूल में शोले का प्ले था। तुम लोग नीच लोग हो ना। यास्मीन आंटी कोविड में मर जाना चाहिए था इनको सबको। डॉक्टर ने हमारे अंदर वो सल्ली डालते जो, हाँ 2 लोगों ने तो सेम ही डाली। हम भी अरेस्ट हुए, हम थोड़ी वहां पे बोलेंगे दिस इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। हमारे साथ तो सभी गलत हो रहा है। डाल ले भाई, तेरी सल्ली बचेगी। हम लोग का टेस्ट हो गया। अब मैं वहां से बाहर निकल रहा था। मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा एक वेंटिलेटर पे एक औरत थी, उसके बाजू में उसका 4 साल का बच्चा सो रहा था और उसकी आंख खुल गई, आवाज जो हो रही थी उसकी वजह से। एंड जब भी मैं कोई छोटे बच्चे को देखता हूँ ना, आई फील लाइक टॉकिंग, कि हंसा दूं इसको, इससे बात कर लूं। तो मैंने बोला हे हाय, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, वापस सो जाओ आप। कौन सा कार्टून है आपका फेवरेट, क्या नाम है आपका? बट वो मुझसे डर रहा है। मैं एक रात पहले लोगों को हंसा रहा था, हर एज के इंसान को, और आज मैं एक 4 साल के बच्चे को हिला नहीं पा रहा हूं, हंसा नहीं पा रहा हूं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे हाथों में एक हैंडकफ्स है, उसको लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं कोई गलत इंसान हूं। मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूं और बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं, वो डर रहा है, वो हंस नहीं रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं चिल्लाया वो गिर गया, रोने लगा। बोला पहले हंसना चाहिए था। कॉलेज में बैठे, पुलिस स्टेशन आए। अब थोड़ी नींद आई, 2-3 घंटा सोए, पुलिस वाला उठा दिया, बोले चलो उठो। बोला कहाँ जा रहे? कोर्ट। बोला कोर्ट? यस। वहां पे तो कोई होगा ना जो बोलेगा जज साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। कोई नहीं है। पहली बार कोर्ट में गया हूं, मेरे को एक प्यून ने बोला इधर साइन करो। बोला ठीक है, सेलो ग्रिपर। प्यून ने पुलिस वाले को बोला 14 दिन जुडिशियल कस्टडी। पहले तो प्यून लोग को सजा नहीं सुनानी चाहिए।
मैं क्या बोलूं इसको, माय लॉर्ड गलत कर, क्या बोलूं? मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा, मैं बोला आप बोला कि कोर्ट से तो छूट जाओगे, चल। वही हैंडकफ से मुझे लेकर गए, कॉलेज में हम पांचों को बिठाया, 14 दिन की जेल। प्रियम है, प्रियम प्रतीक सबसे ज्यादा रो रहा है उस वैन में। वो कॉलेज के अंदर प्रियम प्रतीक फूट फूट के रो रहा है। पुलिस वाले को उस पर रहम आया। पुलिस वाले ने बोला शेज तेरी माँ को फोन करना है। उसने फोन निकाला, उसके भाई ने बोला मैं लगा के देता हूँ, मेरे को नंबर याद है। उसके बड़े भाई ने फोन लगाया, प्रियम ने फोन लिया, उसकी माँ ने फोन उठाया, हेलो। प्रियम उसकी माँ बोलती रॉन्ग नंबर। उसकी माँ बोलती कौन बोल रहा है? उसका भाई भड़क गया कि साला एक मौका मिला है फोन करने का और वो भी तू वेस्ट कर रहा है। उसके भाई ने फोन ही छीन लिया कि ला मैं बात करता हूँ। उसके भाई ने फोन ले लिया, बोले, उसकी माँ बोले अरे हेलो हेलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप 17 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप सब जेल जा रहे हो, आपकी सबकी गांड फटी हुई है। मैं भी रो रहा था। पुलिस वाला मेरे को भी बोला कि तेरे को किसी को फोन करना है। मैं बोला मेरे को किसी का नंबर ही याद नहीं। इंस्टाग्राम डीएम, बोले चुप चुप। हम लोग पहुंचे हैं जेल। एक बहुत बड़ी दीवार थी, दरवाजा था, अंदर गए। मैं बोला आ गई जेल, नहीं आई, गार्डन आए दो। उसके बाद और एक दरवाजा आया, दीवार आई। मैं बोला आ गई जेल, गार्डन आए दो। तीसरे दरवाजे के बाद जेल आई। अब हम लोग कॉलेज से उतरे, हमारा हैंडकफ्स निकाला, 3 दरवाजे, 3 गार्डन। सही है, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है उस दिन मुझे पता चला। मैं जैसे ही जेल के अंदर एंटर हुआ, कौन से गेट से? संजय दत्त गेट से। मतलब वो गेट का नाम नहीं है, मैं बता रहा हूं वो कैसे दिखता है, ठीक है? गेट से हम जैसे ही एंटर हुए, सबसे पहली चीज जेल में जो होती है, जेल में आप जितने भी लोग, जितना भी काम होता है वो जेल के कैदी करते हैं। कोई ऐसा वहां पे बाहर से अर्बन क्लैप कुछ नहीं। कपड़े धोने, कुर्सियां बनानी, फर्नीचर बनाना, कुछ उगाना हो, एवरीथिंग, सिलाई से लेकर इलेक्ट्रिशियन, हर चीज जो कैदी लोग हैं वो करेंगे। मतलब समझ रहे हो, वो इलेक्ट्रिशियन मोलेस्टर जो पकड़ा गया है वो लगाएगा बल्ब। ऐसे चलता है, हर कैटेगरी में काम बांटा गया है। और एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी है जो है कोई भी नया कैदी आएगा उसको बिना कपड़े के चेक करना है। ये कैटेगरी दी गई है लोकेश कुमार को। लोकेश कुमार 45 साल का आदमी है, मुच्छड़ है, खतरनाक दिखने में। उसका काम यह है कि कोई भी नया कैदी आएगा, लोकेश कुमार बिना कपड़े के उसको चेक करेगा कि कुछ छुपाया नहीं है, फिर एंट्री देगा। मैं खड़ा हुआ लोकेश कुमार के सामने। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है शर्ट ऊपर कर। मैं बोला ये टी शर्ट है। नलिन बोलता है भाई मत कर। मैं बोला अब और कितना अंदर डालेंगे। लोकेश कुमार बोलता है वो जो भी है ऊपर कर। मैंने अपना टी शर्ट ऊपर कर दिया। बोला ठीक है, पैंट। बोले पैंट नीचे करने का है।
मैं बोला ऐसा बोला नहीं था, और अगर पैंट नीचे करने का था तो ये जब एक ऊपर लिया तो रोक ना, तेरे को भी मजा आ रहा ना। बोले पैंट उतार। बोले ठीक है पहन ले। अस्सलाम वालेकुम। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है भाईजान ये आपके जूते अंदर नहीं चलेंगे। मैं बोला मस्त चलेंगे। दोस्तों जेल हुई है मुझे, मैं पूमा डिफेंड कर रहा हूं। बोले इसके अंदर ना लेस है, लेस बेल्ट चेन ये सब जेल के अंदर अलाउड नहीं है। ना क्यों? बोले ये सब चीजों से आपने सुसाइड कर लिया तो। मैं हंस दिया। मैं बोला मैं सुसाइड क्यों करूंगा? वो भी हंस दिया कि तू एक बार अंदर जा तो सही। उस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई जेल के बारे में कुछ तो है जो अपने को नहीं पता। अपने को मधुर भंडारकर सब नहीं बताया। मैं जेल में जैसे ही एंटर हुआ मुझे पता चला कि मुझे किन किन चीजों से खतरा है। नया साल है आपको पता है ना, 1 जनवरी को मैं अरेस्ट हुआ। मैं जैसे ही एंटर हुआ एक कैदी ने मुझे देखकर गाना गाया। उसने गाया नया नया साल है नया नया माल है। और मैं सोच रहा हूं क्लीन शेव नहीं करना चाहिए था। भाई मैं इतना फ्रेश लग रहा था। और मैं वॉक भी, सच बताऊं ना, मैं जेल में जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ सब मुझे वैसे ही देख रहे थे। मैं एक कोने में जाके बैठ गया डरा हुआ। बिस्तर आया, जैसे ही बिस्तर आया सब मेरी तरफ देखने लगे कि रात भी होती है यहाँ। मैंने बोला कि यार सी, मैं डरा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक ने बोला कि तू डर मत, ये लोग तुझे इसलिए देख रहे हैं कि बिस्तर जो है ना इसका एक साइज है। जेल का जो रेगुलर क्रिमिनल होता है ना उसको जेल के बिस्तर का साइज पता होता है। अगर तूने वो साइज में बिस्तर बनाया तो ये समझ जाएंगे कि तू एक रेगुलर क्रिमिनल है, तुझे कोई टच नहीं करेगा। बट अगर तू इसको नहीं बना पाया सही, जो कि तू नहीं बना पाएगा सही, तो तेरा होगा शोषण। तो ये जो बिस्तर है वो मेरी सुहाग रात की सेज है। मैंने बोला गैंगस्टर की एक्टिंग करनी है क्या? मैं भी बोला ये क्या बिस्तर है, छी भूसी। नरम गद्दे रहते हैं हमारी यूपी की जेल में। आर्थर रोड में तो कैंटीन में ही सोता था मैं। छी, कल तो मैं छूट जाऊंगा। बोले कल संडे है। मैं बोला मंडे, परसों छूट जाऊंगा। कौन इतना मेहनत करे बिस्तर बनाने का? ऐसे ही सो जाऊंगा। रखो 5 कंबल नीचे रख दो। पीछे से आवाज आई 5 कंबल लगा रहा है, उड़ेगा क्या? मैंने बोला ये मूवमेंट है अपना। मतलब मैं उड़ूं बैठूं सोऊं, तेरे को क्या करने का? तू जेल पहली बार आया क्या? सामने आके बात कर मेरे से। वो सामने आया, उसने बोला मैं ये बैरिक का इंचार्ज हूं। नहीं, मैं बोला कैरेक्टर नहीं छोड़ने का है। बोला बैरिक का इंचार्ज हो तो क्या हो गया? मेरे से इस तरह बात नहीं करना, उड़ेगा क्या ये सब? हाँ, वो बोलता है भाई मैं बोल रहा था 5 कंबल लगा रहा है तो उड़ेगा क्या? मैं शोषण के लायक हूं। क्या गान मस्ती है, देख रहे हो? मैं वापस डरा हुआ बैठ गया। पानी पीने भी ऐसे जा रहा हूं।
और सच बोलूं ना तो मैं जब आसपास देख भी रहा था ना तो मेरे को भी लगता था आज रात कैंडिडेट मैं ही हूं। समझ आता है ना कि मैं नहीं तो कौन भाई। मैं ऑफेंड हो जाऊंगा अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो। क्या ऐसी क्या कमी रही थी मुझ में? वो बैरक के इंचार्ज ने मेरे को बोला कि सुन, मैं समझ रहा हूं तू किस चीज से डर रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं बैरक का इंचार्ज हूं, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू यहाँ पे मेरे बाजू में बिस्तर लगा दे। बोला मेरे को कोई टच नहीं करेगा? बोले कोई टच नहीं करेगा। मैं बोला इंक्लूडिंग यू? क्योंकि अपने तो अपने होते। ले सो जा सो जा। मैं सो गया, सुबह आंख खुली और जिन। बच गया। सुबह सुबह मैं उठा हूं, जेल का पहला मॉर्निंग है मेरा। चाय का ग्लास आया ऐसे, मैं बोला चाय? बैरिक का इंचार्ज बोले चाय पी ले। मेरा ग्लास, में बोला ठीक है पी लेते। उतने में आया, बोले ए हवलदार आया, बोले ए अकरम, जेलर साहब तेरे को हेलीकॉप्टर बनाने बुला रहे हैं। बोला अकरम इंजीनियर है? कल रात में सब बोल रहे किडनैपर है। बोले नहीं नहीं, अकरम ने ना सुबह चाय की लाइन में एक का सर फोड़ दिया ग्लास मार के कि मैं चाय पहले पीऊंगा, तो वो खून खून हो गया, तो अकरम को सजा देने बुला रहे हैं। और ये मैं चाय पीते हुए ये कहानी सुन रहा हूं कि ये चाय के लिए सर फोड़ दिया। इस चाय में चाय की पत्ती होने का शक है। तो मैं बोला हेलीकॉप्टर बनाना सजा होती है? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ में अकरम को बांधेंगे रस्सी से टायर के अंदर नंगा करके और उसको डंडे से मारेंगे, तो अकरम टायर पे ऐसे जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। पहली मॉर्निंग हुई है मेरी ऐसी जेल में। मैं कोने में गया, रोने लग गया। एक बुड्ढा आया मेरे पास, बोला बेटा रो मत, 3-4 साल की बात है। बुढ़े लोगों को दिलासा देना भी आता नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने कुछ 3-4 साल नहीं, मैं छुड़ आऊंगा मंडे को। बोले बेटा वो लड़का 10 महीने से जेल में है, बता क्या किया। मैं बोला गैसिंग गेम नहीं खेलने गए, तुम बताओ क्या किया। बोले बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। मैं चुतिया बना रहे, इतनी सजा नहीं होती 10 महीने की, वरना तो ये सब अंदर होते। मैं बोला भाई 300-500 रुपया फाइन होता है और एक दिन में छोड़ देते ज्यादा से ज्यादा। तो बोले हाँ इसको एक दिन के लिए पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसको पकड़ा उसी दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने बोला एक दिन बंद रखो। वो जो बंद हुआ बेटा, मैं बोला हाँ मालूम है, खुला ही नहीं हो। मेरे को मालूम है। तो कोर्ट भी बंद हो गई थी ना, तो मैं बोला अभी कोर्ट खुल गई है तो ये तो छूट जाएगा। तो बोले बेटा इतने टाइम के बाद कोर्ट खुली है, तुम्हारे पास पैसा है, पैसे वाले हो? है, पैसा है। बोले बस तो फिर इंपॉर्टेंट केसेस, पैसे वाले केसेस, बड़े बड़े ट्रायल्स, उन इतने पेंडिंग है ना, तो उस पर खब चलेगी। अभी तो ये गरीब तो और 4-5 महीने रहेगा, इसके तो डेट ही नहीं मिलेगी इसको। एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट के यार अच्छा हुआ पैसा है मेरे पास, गांडू गरीब। मैं बैठा हूं चुपचाप। अब सबको जानना है कि हम क्या करके आए हैं। जेल में उस बातें होती है ना कि ये काहे में आए, ये बलात्कार में आए, ये ड्रग्स में आया, ये मर्डर में आया है। हमारे को भी जानना है कि काहे में है। एक आया सरगना एकदम बड़ा वाला आया, वो रहता ना 3-4 मर्डर किया हुआ, वो मेरे को बुला, बोले इधर आ। उसके 4-5 पंटर लोग साथ में, बोलता इधर आ, काहे में आया? क्वालिस।
उसको लगा कॉल इस नाम से आईपीसी की कोई धारा है। उसके पंटर लोग पूछ रहे भैया कॉलिस क्या होता है? ये बोलता होता है चेक बाउंस होता है गुजराती लोग का, चेक बाउंस पे लगती है वो धारा। मैं भी सुन लिया, मैं बोला हाँ सही है। मैं जाके वापस अपने कोने में बैठ गया, मैं बस वो कोने में बैठे रहता हूँ। लेकिन जेल में खबर पहुंच जाती है, वाया वाया खबर पहुंचती है, एक आध दिन में कच्ची खबर पहुंच जाती है कि क्या मैटर है, बट आधी खबर पहुंचती है, पूरी नहीं पहुंचती। मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि इधर वो मरून शर्ट वाला दिख रहा है? बोले वो टी शर्ट है। बोले हाँ। और उसके बाजू में भूरे बाल वाला? बोले हाँ वो तो सोनू भाई का माल है। वो नहीं, उसके बाजू वाला। बोले हाँ। बोले इसका बाहर कुछ मैटर हो गया है, ये 5 लोग में ये मेन है, इसके पीछे सब पड़े हुए। यंग लोग थोड़ा इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मंत्री लोग इसके पीछे पड़े हैं, पुलिस मीडिया में भी यही चल रहा है। इसका एक कोई वीडियो है, उसकी वजह से फंसा है। पूरी जेल को लग रहा है मुझे पॉन बनाते हुए पकड़ा है। देखो मेरे को कोई पॉन स्टार समझे, मेरे को खुशी हुई, लेकिन जेल के अंदर नहीं। यहां मैं कैंडिडेट हूं। मैं दीवारों पे घस घस के वॉक कर रहा हूं। डरा हुआ इंसान पूरी तरह। 30 घंटे हो चुके हैं मुझे जेल में आए। भूख लगेगी किसी को? अगर भूख लग भी गई तो किसी का मन करेगा कुछ खाने का? मुझे नहीं खाना है, नहीं मन, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने बोला चलो खाना आ गया, लाइन लग गई है, खाना लाइन में लग जाओ। बोला मेरे को नहीं खाने का है। बोले बहुत फटके मारेंगे। बोला खा लूंगा। बोले बड़े हिम्मत वाले हो। मैं बोला खाना खा लूंगा। बोले खड़े हो जाओ लाइन में। बोला ठीक है, लाइन लगी है, अच्छा होगा। लाइन में मैं भी खड़ा हो गया, प्लेट लेके खड़ा हूं। जैसे ही मेरा नंबर आया, अब मैं जेल में नया हूं, मेरा जैसे ही नंबर आया ना, उसने पता है क्या किया, मेरी जो प्लेट थी, थाली थी, उसके अंदर पानी डाल दिया। मैं बोला पहली बार जेल आए, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाइजीन इशू है, कोविड चल रहा है, सामने धोना पड़ता है। इसको लगा मैं धो के नहीं आया। मैंने उसके सामने ही प्लेट धोई। मेरे को बोलता दाल क्यों फेंका? ये दाल है? ये दाल है? भाई मेरा मुंह तो इससे ज्यादा गाढ़ा है। मैं बोला सॉरी, मैं पहली बार जेल आया, मेरे को आइडिया नहीं, हम 5 लोग हैं, प्लीज दे दो। रोटी कितनी चाहिए? 10। वही आता है दिमाग में पहला। ठीक है, उसने डब्बा खोला, डब्बे में से 10 रोटी ऐसे पकड़ के खड़ी निकाली। 10 खड़ी रोटी देखी है कभी? यास्मीन आंटी, आपने रोटी आप कभी भी डब्बे से ऐसे निकालोगे ऐसे पकड़ के, तो वो ऐसे निकलेगी ना, वो ऐसे निकलेगी ना। ये रोटी ऐसे निकली है और खड़ी है। मैं रोटी देख रहा हूँ, रोटी मेरे को देख रही है कि ले ले भाई। मतलब इतनी कड़क रोटी कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ जेल में तो खेल सकता हूँ कि 2 तू रख ले, 2 तू रख ले संभाल के। वापस आती है ना, देख भाई गला कट्टा तेरा। भाई इतनी कड़क दाल और रोटी लेके मैं बैठ गया। मैं बोला खाना तो पड़ेगा।
मैं 30 घंटे से भूखा हूं, साथ साथ में मैं रो रहा हूं। रोना आ ही रहा था कि ये क्या हाल हो गया है मेरा। नाक बंद हो चुकी है मेरी रोने की वजह से। जब मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे समझ आया कि मेरी नाक रोने की वजह से बंद नहीं हुई है, मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा है। एक चीज बची थी, कोविड, वो भी हो गई। मेरा रोना डबल हो गया। यहां कोविड हो गया। कोविड वो टाइम पे तो गांडी फटती थी भाई। मैं रो रहा हूं। वो बुढ़ा आया दिलासा देने। वो कुत्ते नहीं है, खुशबू पहचान लेते, ये रोना सूंघ लेता है मेरा आंसू गिरता है, ये शार्क की तरह आ जाता है भड़वा। मैं रो रहा हूं लाइक। बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे दूर रहो मेरे से, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है। बोले इसमें टेस्ट है ही नहीं। बोले तुझे लगा जेल के खाने में टेस्ट होगा, तू इंसान पॉजिटिव है। जेल के खाने में नमक ही नहीं है, दाल में रोटी में नमक ही नहीं है। गांधी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा के रखे। जिसको जिसको ये जोक समझा, मैं आप लोगों के लिए जिंदगी भर जोक्स लिखता रहूंगा। और जिन जिनको ये जोक्स नहीं समझा, मैं आप सबके लिए चंचल जुबेर के साथ रीले बनाऊंगा। भाई रोते हुए खाना खाया हूं मैंने, पूरा खाना यार। सॉरी बर्गर किंग यार। यार क्या नमक डालते हो तुम? दो चार फ्राइज जेब में डाल लेता ना, पूरी दाल नमकीन 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 हो जाती भाई। सॉरी बर्गर किंग, बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स। भाई एक ही मील में मैंने नमक का वैल्यू सीख लिया। नमक का वैल्यू सीख के भाई खड़ा हुआ हूं कि भाई क्या बात है। जेल में सब कुछ हो रहा है, अब मैं देख रहा हूं। चेस चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग, राइट? मेरे को बहुत मजा आता है ये करने में, क्योंकि चेस वालों को उनकी पूरी जिंदगी लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये जोक मार के मैं उनको बताता हूं कि तुम्हारा आईक्यू लौड़ा। इसका ऐसा हाथ नीचे गया है ना। अच्छा हुआ जेल हुआ वो। 2-4 लड़कियां इधर, सबके हाथ जो गए ना, ऐसा मजा ही आ गया। वो ईद की नमाज में होता है कि नमाज याद नहीं है कि जाना है नहीं जाना। जितने नॉन मुस्लिम है मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बार जो होती है ईद में नमाज होती है हमारी, साल में 2 बार, और हम भूल जाते हैं कि वो पढ़नी कैसे। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ये जाए तो मैं जाऊं। कभी कभी ये गलत या सारे गलत।
भाई चेस 2 लोग खेलते, राइट? जेल में 8 लोग खेल रहे, एक एक घोड़े में 2-2 लोग बैठे। 8 लोग चेस खेल रहे हैं, मैं 3 घंटे से देख रहा हूं, कोई चाल नहीं चल रहा, सब देख ही रहे बस। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला सोनू भाई ऐसे नहीं होता है, इसमें चाल चलना पड़ता है, इसका एक टाइमिंग होता है, आपको चाल चलना है। सोनू भाई बोलते हैं हम सबको आजीवन सजा है। जीत के कहां जाऊं? मैं बोला बात में पॉइंट तो है, लेकिन पहली चाल तो चलो कोई। बैठा हुआ हूं, ऐसा मेरा दिन गुजर रहा है। बोले चलो, नए कैदी जो है जेलर साहब आपको बुलाए हैं। संडे का दिन, जेलर साहब बुलाए। जेलर साहब, उनकी जेल है, आप उनके मेहमान हो, कब तक रहोगे कोर्ट डिसाइड करता है, तो आपको इंट्रोडक्शन देने उनके सामने खड़ा होना है। लाइन लगी है, सब लोग खड़े हो चुके हैं। मेरे आगे एक लड़का है जिसका नाम है दर्शन कंवल। दर्शन कंवल भी सेम डे अरेस्ट हुआ है, कुछ और रीजन में उसको किसी ने फ्रॉड में फंसाया है। जेन्युइन लड़का है, पढ़ा लिखा, डरा हुआ है, उसको किसी ने फंसाया है। वो मेरे आगे खड़ा है और वो रो रहा है। जेलर साहब के सामने आया। जेलर साहब ने बोला क्या नाम है तेरा? दर्शन कंवल। क्या? दर्शन कंवल। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? इसको 2 पट्टे मार, आवाज निकलेगी दर्शन कंवल की। दर्शन कंवल को इधर 2 पट्टे, चीखे चीखे, दूसरा पट्टा, दर्शन कंवल। एक तो रो रहा था और रोते हुए, तड़पते हुए दर्शन कंवल निकल गई। उसके पीछे मैं खड़ा हूं। जेलर साहब बोलते हैं क्या नाम है तेरा? मुनव्वर इकबाल फारूकी। भर्ती हो रही ना मेरी। जेलर साहब मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते, बहुत अकड़ है क्या तेरे में? आपको मार पड़ने वाली है इस एज में, यू डोंट फील राइट अबाउट इट। मैं उस वक्त ये सुन के कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, डर में नहीं, अफसोस में रोने लग गया अंदर से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है और अब और बुरा होते जा रहा है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो वक्त के साथ 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 कम होती जा रही है। मैं खुद को कम पसंद आने लगा हूं। नाउ आई डोंट लाइक माई सेल्फ मच। 4 पट्टे, मैं एसी में भैंचो पैदा थोड़ी हुआ हूं। मैंने बचपन में 10 पट्टे खाए, मेरे को 4 पट्टे से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ रहा है मेरे दिल में जो चोट लग रही है इस वक्त कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां हूं क्यों, मैं यहां रहना डिजर्व नहीं करता हूं। 4 पट्टे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मार के खत्म कर। मैं खड़े हो गया ऐसे। उसने पहला पट्टा मारा, दूसरा पट्टा आया,
तीसरा पट्टा नहीं आ रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये पट्टे मार के लोगों की चीखें निकाल देता है, उसका कर दिया है मैंने ईगो हर्ट। और गांडू ये कौन करता है? वो गया है पट्टा रनिंग लेके मारने के लिए। वो इतना दूर जा गया है और वहां से ऐसे लेके आ रहा है पट्टा, घनन घनन गिरी गिरी बदरा घन। और उसने जो मेरे को तीसरा पट्टा मारा है, भाई मैं उड़ा हूं। ABCD पिक्चर देखिए, वरुण धवन का पोस्टर देखा है, ये सेम एनीबॉडी कैन डांस। उसने चौथा पट्टा डर के नहीं मारा, क्योंकि मैं जैसे उड़ा उसको लगा शक्तियां हैं मेरे अंदर। वो मेरे पैर छू के बोला जाओ जाओ। मैं पट्टे खा के बैठा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं बट बैठा हूं कि भाई जल्दी कल की सुबह हो और मैं इस जहन्नम से बाहर निकलूं। इतने में मैंने एक आवाज सुनी, हलवा ले लो। हलवा? बोला आपको पता नहीं है जेल में संडे संडे हलवा बंटता है। आप नसीब वाले हो, आपको जेल का संडे मिला। इसको लग रहा है बाहर हलवा नहीं मिलता। और ये कौन से नसीब है भाई कि जुम्मा के दिन अजमेर शरीफ, क्या बात है। ये कोई पाक दिन पे पाक जगह थोड़ी हूं मैं। लेकिन मुझे उसकी खुशी समझ आई कि जिस तरह का खाना इन लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिलता है, इनके लिए संडे का हलवा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 1.5 दिन से मैंने भी वो जो खाया है, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि यार सही है यार, चलो हलवा अपने को मिलने वाला है। थोड़ा मैं अपने आप को डाउन किया और मैंने कैस्ट्रॉल GTX एक्स्ट्रा का डब्बा काटा हलवे के लिए और मैं खड़े हो गया। उसने मेरे को हलवा दिया। मैं प्रखर को बोला, प्रखर हलवा खा ले। प्रखर बोलता है मैं मीठा नहीं खाता। मैं बोला इसका हलवा मेरे को मिलेगा, अपने को रात में वो रोटी नहीं खानी पड़ेगी, हलवे में हो गया अपना। बोला हाँ मिलेगा ना। बोला दे दो डबल हलवा, काम हो गया। मैं बैठ गया। प्रखर मीठा नहीं है, खा ले। ये आटा गूंद के दिए हैं। एक रात पहले मैंने नमक का वैल्यू सीखा था। कितना अच्छा इंसान बन गया था मैं कि बेचारा नमक का वैल्यू होता है। थूक दिया मैं, बोला थू, मेरा मूड खराब कर दिया इस हलवे ने, छी। रख दिया साइड में, नहीं खाने का मेरे को हलवा। जितना मूड अच्छा हुआ था हलवे का नाम सुन के, उतना ही मूड खराब हो गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ रहना। कल मंडे आया, जल्दी बेल मिले, लॉयर वॉयर सेट हो। बोला आपका बाहर कोई है? मैं बोला मेरा दोस्त है सदाकत, वो था साथ में। उसने वकील अरेंज किया रहेगा। और वो उसी वक्त मैंने देखा जेल में मेरे से मिलने के लिए आया। मैं बोला देखो, मैं बोल रहा था मेरा दोस्त वो मिलना है। बोले संडे को ना कोई मिलने नहीं आ सकता। आपका दोस्त अरेस्ट हो गया है। ये आया, मैं बोला भाई क्या हो गया? बोले भाई आप कोर्ट कितने बजे गए थे? मैं बोला 12 बजे। बोले हमको बोला वकील लेके 4 बजे आना पुलिस ने। मैं बोला लेट हो गया तो अरेस्ट कर लिया? बोले नहीं वहां पे कुछ लोग थे, फील्डिंग लगाए हुए थे तुम्हारी। मेरे को देख के बोले मुनव्वर का दोस्त है, मारो। 5-6 लोग मेरे को मारने लग गए। बोले फिर और लोग आए,
बोले कौन है? बोले वो मुनव्वर है, मारो। बोले कौन मुनव्वर? बोले मारो। अपने चलता है ना साथी, हाथ बढ़ाना। सब लोग इसको मारने लगे। बोले सारे लोग आ रहे, मुनव्वर है, मुनव्वर को मारो, मुनव्वर को मारो। मैं बोला तू बोला नहीं कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ? भाई बोले मैं तो चिल्ला रहा था कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ, मैं मुनव्वर नहीं हूँ। बोले वॉलेट दिखा। भाई 25 लोगों ने इसको मार दिया। फोटो देख के और मारे वॉलेट में। एक रात में बाल लंबे कर लिए। बोले 2 पुलिस वालों ने मेरे को वहां से रेस्क्यू करके निकाला भाई बाइक पे। मैं बोला ट्रिपल सीट। वो हुआ था एक्चुअली, सही में ये चीज हुई और इसका वीडियो आ गया था इंटरनेट पे। सबने डाल दिया था कि मुनव्वर फारूकी को इंदौर कोर्ट के बाहर पीटा। फैंस लोग नीचे ऐसा लिख रहे हैं कि ये मुनव्वर फारूकी नहीं है, तो लोग लिख रहे हैं मार मार के किया हुलिया चेंज। मैंने बोला भाई 25 लोगों ने तेरे को मारा और तू अरेस्ट हुआ। मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया था खान। 25 लोगों ने इसको मारा है और ये अरेस्ट हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कहा कि जो मेरा इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे के दिन, उसमें सदाकत खान फरार मुजरिम था। फरार मुजरिम को पुलिस ने कहां से पकड़ा? जस्टिस ढूंढने गया था। जस्टिस 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 11 नंबर को जस्टिस। इतने सारे लोगों ने उसको मारा है। वो सही कंडीशन में नहीं है, उसको ब्रूजेस है, सूज गया है आंख, ये वो छिल गया है पूरा कट वट। मुझे उसको देख के लग रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है, बुरा लग रहा है उसके लिए। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। किसकी क्या गलती है यार? किसी की क्या गलती है? ये कौन जानवर करता है ऐसा? मैं उसको गले से लगाया, मैं बोला भाई जरा भी तू टेंशन मत ले, तू बहुत नसीब वाला है, तेरे को जेल का संडे मिला है। बोलता है भाई वो दवाई दिया ना तो डॉक्टर मीठा खाने मना किया है, शुगर फ्री। मैं बोला क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना साथ। मंडे की, कल की बात है, खाली आज रात निकालनी है। तूने लॉयर सेट किया? बोले सब बात हो गई है भाई, कल बेल हो जाएगी। और फिर है वो टेंशन ले रहा है? आज की रात है, सो जा, सीधा सोना। हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मंडे मॉर्निंग, बेल मिलने वाली आज। फुल खुश। सुबह सुबह वॉशरूम गया पहली बार, 3 दिन के बाद पहली बार वॉशरूम गया। मैं वॉशरूम जब गया तो मैंने देखा वहां पे एक छोटा सा शीशा था और मैंने पहले देखा कि मैं खुद को देखूं। मैं बोला नहीं देखना है, फिर मैं बोला देख लेता हूं। मैंने 3 दिन के बाद खुद की शक्ल देखी और पहली बार मेरे चेहरे पे स्माइल आई। कह रहे मैं भूल गया था कि मैं हूं 3 दिन से। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि अरे बैचो ये तो कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तू है भाई, क्या है। मैं चेहरे पे स्माइल लेकर वापस आया हूँ। सदाकत मेरे को पूछ रहा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? टॉयलेट ही गए थे ना। मैं बोला भाई आज मंडे है, आज बेल मिलने वाली है। उतने में एक हॉलदार आया, पेपर लिया, बोले वो कहा है 5 और वो कल आया, वो 6 के 6, खड़े हो जाओ, चलो आप लोगों का 6 का बेल रिजेक्ट हो गया है। ये न्यूज तो बैठे बैठे भी सुन सकता हूं। खड़ा क्यों किया भाई? उसने बोला खड़ा इसके लिए किया है कि अभी तुम लोगों को मेन जेल में शिफ्ट होने का है। मेन जेल? आप लोगों को भी यही मेन लग रही थी राइट? मैंने बोला मेन जेल क्या होता है? बोले ये ना कोविड की वजह से 3 दिन का आइसोलेशन है, तुम लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो तुम्हारे को अब मेन जेल में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे 4,500 कैदी है और ये दीवार के पीछे है। मैं बोला ये वाली दीवार के पीछे? बोले हाँ। मैं बोला ये वही दीवार है जो मैं
2 दिन से सोच रहा था कि अगर बेल नहीं मिली ना तो क्या ही चूतिए लगते ना हम। क्या फरार मुजरिम फरार होके कहां गए? शोषण कराने। अब हम मेन जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन जेल जब हम लोग गए, ये स्टेज पे कितने लोग सो सकते हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया आपने? मलिक। मलिक भाई, कितने लोग सो सकते हैं स्टेज पे? आधे स्टेज पे 20 20 लोग। जेल के साथ 20 लोग सो सकते हैं स्टेज पे? पूरे स्टेज पे 20 लोग सो जाएंगे? हाँ। कम किसी ने बोला? हाँ मैम, क्या नाम? कंफर्टेबली 20 लोग सो जाएंगे। अभी किसी गरीब से पूछते हैं, भाई भाई लियाकत, भाई ये आगे फ्रंट में जो बैठे हो, यस, क्या नाम आपका? सुनील भाई, कितने लोग सो जाएंगे स्टेज पे? 70 लोग। हाँ, ये रहता है वर्षों का गांव में। मेरी जेल में जो बैरिक थी, मेन जेल में, उसका साइज इतना ही था लगभग। हम कितने लोग सोते थे पता है? 120। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पता है वो एटीएम की लाइन थी, वो लाइन को अगर आप सुला दो तो हम रात में ऐसे सोते थे। किसी का हमको छू रहा है, हमारा किसी को छू रहा है। और अगर आप ऊपर से ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा हमको कि कहीं तो जा रहे हैं लोग। रात में सुसु आई ना, और अगर आप उसमें से बाहर निकले तो आपकी जगह गई, आपके आगे वाला गिर गया। मुझे नहीं पता था, मैं पहली रात चला गया सुसु करने। मैंने देखा, मैं बोला गंदी जगह है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, खड़े खड़े मैं वैसे भी नहीं करता, और बहुत गंदी जगह, मैं कंट्रोल करके सुबह करूँगा। मैं जब वापस गया तो मेरा वो 2 गज का जमीन का टुकड़ा कहीं गायब था। मैं पूरी रात एक कोने में खड़ा रहा हूं, सुबह का इंतजार करते हुए। इनकी पादे सुन रहा हूं। 119 लोगों ने उस रात पादा है मेरे सामने। सेम दाल रोटी खा रहे गांडू भैंचोद, आवाजें सब अलग निकाल रहे। इट्स नॉट पेट्रोल, इट्स इंजन। ये जेल मैंने आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बताई। अब एक 10-15 मिनट मैं जेल आपको एज अ मुनव्वर फारूकी बताता हूं, ठीक है? देखो, जेल ऐसी जगह है जहां पे मैं अभी अपने दुश्मन को भी ना भेजूं। इट्स अ वर्स्ट प्लेस, सबसे बुरी जगह। लाइक मैं बता ही नहीं सकता। जेल में आपको एक चीज करनी है, वक्त गुजारना है। और जेल में एक ही चीज नहीं होती, वक्त का गुजरना। एंजाइटी होती है, आप सोच नहीं पाते हो। कैद तो कैद होती है, दीवारें। मैं सुबह उठता था और मैं वॉक करता था ज्यादा, था कि वॉक करते रहो ना तो मेरा ध्यान बटा हुआ रहे एंड आई एम डूइंग समथिंग। मैं 4-5 घंटे तक वॉक करता था, सुबह 7 बजे से। 5 घंटे के बाद जब मैं थक जाता था ना, तो मेरे को लगता था कि चलो मेरा आधा दिन निकल गया, 5 घंटे से तो मैं वॉक कर रहा हूँ। और जब मैं घड़ी की तरफ देखता था तो मुझे पता चलता था मैं सिर्फ
आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ. इट फील्स लाइक 5 hours, जो सिर्फ 30 मिनट होते थे. मैं रोज शाम में 6 बजे के टाइम पे दीवार के पास आके बैठता था. रिहाई की आवाज़ लगती है जेल में ना, शाम में आवाज़ें लगती है कि जिनके नाम लिए जाए वो सारे कैदी जो है वो चौक में आ जाए अपना सामान लेके रिहाई के लिए. रोज शाम में मैं वहाँ वेट करता था कि यार अभी मेरा नाम आ जाएगा. उन बोलेंगे कि कुछ कन्फ्यूजन था, क्यों अरेस्ट किया, कुछ भी है रीजंस बहुत, और मेरे को बेल मिलेगी और आज मेरा नाम आएगा. मेरा नाम आ ही नहीं रहा. और बहुत ड्रामेटिक लग रहा है ना कि दीवार पे कान लगा के खिड़की पे क्यों बैठा हुआ हूँ. मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मगरिब के टाइम पे ना, ठंड में 6 बजे मगरिब की अजान होती है, और मेरे बैरिक में जो 120 लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे. अजान आरती एक साथ होती थी. जेल, मैंने कहा, बहुत बुरी जगह है. एक पल के लिए मुझे लगता था हमने दुनिया को इतना खराब बना दिया इस वक्त कि मेरे को उस वक्त जेल अच्छी लगती थी कि यहाँ किसी को किसी की आरती से, किसी को किसी की अजान से प्रॉब्लम ही नहीं. ये 119 लोग जो है उनको किसी से उम्मीद ही नहीं है बाहर कि वो खिड़की पे आके अपना नाम सुने. ये इबादत कर रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं. मैं एक लौता इंसान जिसको दुनिया से उम्मीद है, वो खिड़की पे कान लगा के इंतजार कर रहा है कि मेरा नाम आ जाए, मेरे को कोई बचा ले, कोई लॉयर, कोई पुलिस, कोई कुछ, तो कोई तो बचा ले. वो मेरा नाम नहीं आ रहा. बचपन में मेरी स्कूल में जब मेरा नाम आता था ना, हम लोग की स्कूल बहुत हरामी स्कूल थी. जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी ना, उनके नाम अनाउंस होते थे क्लास में. तो जब भी नाम अनाउंस होना शुरू होते थे ना, सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखते थे कि तेरा नाम आएगा अभी, देख, फीस तू कभी भरते ही नहीं हो तुम लोग, तो इस बार भी आएगा. और मैं ऐसे सोचता था, नहीं मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, मेरा नाम नहीं आए. बहुत एम्बैरेसिंग है यार, ये नाम आता है ना. और मेरा नाम आता था. जहाँ मैं नाम सुनने को ऐसे होता था कि नहीं सुनना है, और यहाँ पे मैं वो नाम सुनना चाहता हूँ. क्योंकि रोज़ सुबह 6 बजे जब मैं उठता हूँ जेल में, प्रेयर होती है. एक गाना है, आपने सबने सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम. मेरी स्कूल में ये प्रेयर थी और जेल में सेम प्रेयर. मैंने बोला यार ये तो स्कूल ही है सेम, बस शाम में मेरे को कोई लेने आ जाए. मेरे को शाम में कोई लेने ही नहीं आ रहा. बाहर की दुनिया तो मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ. मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने अपनी बहन से कब बात की थी. 20 दिन बाद मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम मेरी बहन से मैंने 19 दिसंबर को, जब मैं पुणे में था, तब बात की थी. क्या बात करी थी पता है? मैं बिजी हूं, बाद में करूंगा. मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे कितना कुछ डाल दिया यार. मैंने अपने आप को पूरा जोक दिया कि मैं बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, लोगों को हंसाऊंगा. और मैं जेल में क्या कर रहा हूं भाई? मैं बस हर दिन गुजार रहा हूं ये सोच के कि कभी तो चीजें ठीक हो जाएगी, आज तो मेरी बेल हो जाएगी. हर दिन मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूं कि आज मेरी बेल हो जाएगी. मैं उस ड्रम पे जाता हूँ, ड्रम पे जाता हूँ ना, रोज रात में मैं उस ड्रम पे जाता हूँ. ड्रम पे जाते खुद को देखता हूँ कि भाई काला हो गया, बाल काट दिए ना इन्होंने सारे तेरे. 2 दिन के बाद जाके बोल रहा हूँ, तूने सफेद बाल नोटिस किए क्या? मैं बोला हाँ यार, ये लोग जो साबुन दिए ना उसमें मोम वैक्स है. बोले वैक्स नहीं भाई, प्रोटीन नहीं मिल रहा तेरे को, वाइटामिन्स नहीं है तेरे खाने में, कमज़ोर होता जा रहा है तू देख सबके बाल सफ़ेद है जेल में. मैंने देखा सबके बाल सफ़ेद है जेल में. बोला सही बोल रहा है तू यार. बोला आया कर मेरे से बात किया कर, तेरे को सही फील होएगा. मैं बोला ठीक है. मैं रोज़ परेशान फील करता हूँ. मैं ये 100 मर्दों के सामने नहीं बता पाऊंगा कि मुझे क्या हो रहा है. मुझे उस ड्रम के पानी में खुद से ही बात करनी पड़ेगी बहनचोद, क्योंकि मैं ही खुद को जज नहीं करूंगा. मैं उसको रोज़ बता रहा हूँ कि भाई आज ऐसे हो गया, भाई आज न्यूज़ में पढ़ा कि पुलिस कुछ बुक लेके भूल गई इसलिए बेल रिजेक्ट हो गई.
बोले भाई तेरे को तो मालूम ही है कैसे चल रहा है, तू दिन में भी आया कर, मेरे से बात किया कर, रात में मत आ। मैं दिन में भी जाता हूँ लेकिन दिन में ना ड्रम का पानी हिलते रहता है, मैं खुद को देख ही नहीं पाता हूँ। मुझे पता है कि अगर कोई 10 मिनट तक अगर वो ड्रम यूज़ नहीं करता ना तो पानी धीरे धीरे ना स्थिर हो जाता है। तो मैं दिन में भी ना वेट करता हूँ, 1-2 बार अपने आप से बात करके आता हूँ। दिन में मैं वेट करता हूँ कि अगर कोई 10 मिनट नहीं गया ना तो वो पानी जो है धीरे 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 होकर रुक जाएगा और मैं खुद से जाके बात करके आऊंगा। 7वें मिनट पे गया भैंचोद। रफीक भाई यार रोको ना थोड़ा यार। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ मैं हूं। सदाकत मेरे को बहुत हिम्मत देता था। मैं देख रहा हूँ एक रेपिस्ट छूट के जा रहा है, एक मर्डरर जा रहा है, एक लूट किया है, ये वो सब छूट के जा रहे हैं रोज। 28 जनवरी को मेरा बेल रिजेक्ट हो गया। बेल रिजेक्ट होने के एक रात पहले सदाकत मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भाई कल आपको बेल मिल जाएगी ना, तो आप जाकर ज़रा मेरी मम्मी का ध्यान रखना, उसका मेडिकल वगैरह का सीन है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, वो बहुत परेशान होगी। मैंने उस वक्त पता है क्या सोचा? मैंने उस वक्त ये सोचा कि अच्छा हुआ मेरी माँ ही नहीं है, वरना उसका भी सेम हाल होता। आप बिलीव करोगे कि कोई ये सेलिब्रेट करेगा कि यार अच्छा हुआ मेरी माँ नहीं है? जेल ने मुझसे ये तक सेलिब्रेट करा दिया। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला बेल रिजेक्ट हो गई है तो मैं सदाकत से आंख भी नहीं मिला पा रहा। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू टेंशन मत ले, अभी तुम लोग का बेल डालो, मुझे समझ में आ गया ये लोग मेरे को अटकाने वाले हैं, तुम लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं रो नहीं पा रहा हूं। वही ये जो इंग्लिश स्कूल तेरे को मिला ना एजुकेशन, कि तेरे को नहीं पता होता, तेरे तो अवेयरनेस नहीं होती तेरे अंदर, तो तेरी माँ तो तेरे को बता देती कि बेटा ये गलत है ये सही है। मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, मेरे को तो उल्टा ये बता रहा है कि जो रोता है वो लड़की है। मैं बचपन में जब भी रोया हूं मेरे को बोला है कि ये लड़की की तरह रो रहा है। उनकी गलती नहीं थी, उनको भी एजुकेशन नहीं मिला था, वो मेरे को खास अवेयरनेस डालते। तो मैं भी बचपन से यही सी था कि रोना नहीं है भाई, लड़कियां रोती है। अब मैं 100 मर्दों के सामने कैसे रोऊं? सिर्फ अंदर ही रो रहा हूं। मैं कैसे रोऊं 100 मर्दों के सामने? ये 100 के 100 मुझे देखते रहते। 50 को मेरी जैकेट चाहिए, 50 को मेरी चाहिए। मैं कैसे वल्नरेबल हो जाऊं? रोता भी हूं ना ऐसे छुपके से, सब ब्लैंकेट ऊपर करके रात में, लाइक मेरे बाजू में रजत सोता ना, वो मेरा ब्लैंकेट हटा देता है। बोले तू रो रहा है ना? बोला नहीं भाई मैं हिला रहा था। वो मुझे बोलता है पता है तू रो रहा है, तू रो मत, मेरे को 8-9 साल और निकालने इस जेल में, तेरे को देखूंगा ना मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं बोला तू मर्डर किया है? तू गांडो आदमी मार दिया, मैं जोक तक नहीं मारा। रजत ने मुझे जो एक लाइन बताई, वो लाइन से आप सबको समझ आ जाएगा कि जेल क्या है। उसने मुझे बोला कि भाई मैंने जो मर्डर किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। वो मुझे मारने आया था, एक आदमी, हम लोग का झगड़ा था, वो मुझे मारने आया था। अगर मैं उसको ना मारता तो वो मुझे मार डालता। मैं बोला फिर तो तूने सही किया। तो उसने बोला नहीं, मुझे हर दिन एक ही चीज का अफसोस होता है कि काश मैंने उस इंसान को मुझे मार डालने दिया होता। बोले ये जेल मौत से बदतर है। मैं बस यही इंतजार कर रहा हूं कि मैं बस यहां से बाहर जाऊं और मैं चीजों को ठीक करूं। मैं अपनी लाइफ में, मुझे यार बहुत टाइम से ये खाने का मन है, मैं खा ही नहीं रहा। मुझे बहुत टाइम से यहाँ जाने का मन है, मैं अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल से पागल हो चुका हूँ कॉमेडी के पीछे। मैं बाहर जाके ना चीज़ें ठीक कर दूंगा। 37 डेज के बाद मुझे बेल मिली। मैं बाहर आया, रेडी हूँ कि यार बस बाहर आ गया हूँ मैं।
मैं जैसे ही बाहर आया ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसा अंदर हिल गया है जो फिक्स नहीं हो रहा मेरे से। आप फिजिकली चीजें छुपा सकते हो। मुझसे लोग पूछते थे ना कि तेरे को जेल में किसी ने हाथ तो नहीं लगाया, मतलब पागल हो गए हो, कोविड था, दूर से पट्टे से मारते थे। क्या आप छुपा सकते हो फिजिकली? आप मेंटली चीजें छुपा सकते हो। पता है मेंटली आप चीजें कैसे छुपाते हो? मर्द आदमी को तो लंड पता ही नहीं है मेंटल डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि मर्दों को लगता है जब औरतें जाती है ना, औरतों को बहुत होता है, उनकी बॉडी को लेके होता है, उनकी शादी को लेके होता है, उनकी माँ, उनकी सास, हर चीज की परेशानी होती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट, प्री, सब। हम मर्दों को लगता है इसका मूड खराब है। मर्दों को सिर्फ बातें समझ में आती है और औरत को सिर्फ एक्सप्रेस करना आता है। औरत बोलती नहीं है। मुझे पहली बार पता चला कि क्या होती है डिप्रेशन। कैसे? मैं 20 दिन के बाद मैंने कुछ लिख दिया, रैप है। मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि ब्रो मेरे को कुछ शूट करना है, एक रैप गाना लिखा हूँ, लेट्स शूट इट, तू प्लान कर ले। उसने प्लान वैन सब कर लिया है। 4 बजे में उसने बोला भाई 4 बजे कैब नीचे आ जाएगी, आप उतर जाओ। बोला ठीक है। मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो मैं ना घड़ी के बिना नीचे नहीं उतरता। तो 4 बज गए, अब घड़ी मिल नहीं रही। बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल, ड्रॉर, सब जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे घड़ी नहीं मिल रही। 4:15 बज गए, घड़ी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। मैं बोला भाई 4:30 बज गए, घड़ी नहीं मिल रही है। मैं कैब में बैठा, मैंने कॉल किया मेरे मैनेजर को कि भाई सुन, मेरे को दिमाग वाला डॉक्टर चाहिए। बोले भाई सब डॉक्टर में दिमाग रहता है। बोला ठीक है, हम दोनों जाएंगे फिर। हम एक बात करके एक मिडिल ग्राउंड पे आए कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं उस डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो डॉक्टर का प्यून हंसने लगा, क्लिक। ये घड़ी पहन आधे घंटे से खुद ही पहन रहा है, घूम रहा है। मुझे गुस्सा आया कि ये मेरी मेंटल हालत पे हंस क्यों रहा है 1 सेकंड के लिए। दूसरे सेकंड में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी मेंटल हालत पे नहीं रो रहा, मतलब हंस रहा। ये मेरी मेंटल प्रॉब्लम पे नहीं हंस रहा है, ये मेरे बताने के तरीके पे हंस रहा है। जिस तरह मैंने उसके लिए सेटअप किया ना कि 4 बजे कैब आ चुकी है, मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ, 4:30 बजे पता चला कि यहाँ पे खड़ी है। द वे आई वॉज सेइंग इट। डॉक्टर ने बोला ये दवाई खा, तेरे को नींद आएगी, तेरी नींद नहीं हो रही है, इसकी वजह से तू प्रॉब्लम में है। मैंने दवाई खाया, नींद नहीं आ रही। बोले और एक खा, और एक खाया, नींद नहीं आ रही। बोले एक काम करिए, सब छोड़िए, खा, इससे तेरा दिमाग मंद होएगा। तेरे को है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मेरे को बोलने भी आया इतनी बार परफॉर्म करने के बाद, तब मेरे को समझा भी नहीं। उसने बोला तुझे ये डिसऑर्डर है जिसकी वजह से तुझे वो चीजें हॉन्ट कर रही है, जिसके वजह से सो नहीं पा रहा है और तेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। दिमाग नम होगा, सोचना कम होगा, तब नींद आएगी। मैं बोला दिमाग नम होगा तो मैं भूल तो नहीं जाऊंगा चीजें? बोला हाँ, हेल्प होगी भूलने में। मैंने बोला ये दवाई रख तू तेरे पास, गांडू ड्रग डीलर है भैंसो तू, सब दवाई लेके घूम रहा है तू। और मेरे को दिमाग को मंद नहीं करना है, मेरे को ये सब याद रखना है। मुझे याद क्यों रखना है? मुझे याद इसलिए रखना है क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। मुझे अपनी बात इसलिए कहनी पड़ेगी कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, मैं बहुत नया हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं और बेटर कर सकता हूं। फिजिकल मेंटल छुपा लिया मैंने, फाइनेंशियल कैसे छुपाऊं? मुझे मेरे मैनेजर ने 1 महीने बाद बताया कि भाई इतना कर्जा है,
22,67,300, उतना पैसा मैंने कभी देखा भी नहीं लाइफ में। एंड आई वाज लाइक, भाई इकबाल भाई के पास रेस्टोरेंट था बेचने को, मेरे पास तो वो भी नहीं है, ये पैसा कहाँ से चुकाऊंगा? कर्जा नहीं चुकता। इंसान के कपड़े में दिखता है, इंसान के खड़े रहने के तरीके में दिखता है कि ये इंसान कर्जे में। आपके पड़ोसियों को पता चलता है कि आपके घर कोई पैसा मांगने आ रहा है। मैंने पूरा बचपन कर्ज मांगने वाले लोग अपने दरवाजे पे देखे। मैं डर गया कि यार ये क्या हो गया। मैंने बोला वो OTT वालों से बात करें। बोले उनका मेल आया, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट मुझे लगता है वो तुम्हें इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो डील हुई थी वो अब नहीं हो सकती। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मीटिंग कर लेते हैं। बड़े लोग का ना भी सुन लेना चाहिए, उनको याद रहता है। हमने मीटिंग करी, वही आदमी आया, वही इंग्लिश बोलने वाला। हे हाउ यू डूइंग, यू ओके? बोला यस। वरुण एक है, अभिषेक कॉमेडियन है। बोले वो मिले थे, वो बता रहे थे कि आपने जेल पे कुछ जोक लिखे। मैं उस वक्त ओपन माइक्स में करने लगा था। मैं बोला जोक तो नहीं, मैं पूरा शो लिख रहा हूँ। बोले वो नाइस, यू रिमेंबर हमने एक डील के बारे में बात करी थी दैट आप जब भी करोगे हमारे साथ कुछ करोगे। मैं बोला या आई रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दैट, वी स्टिल बिलीव इन यू, और हम अभी भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। आप ये शो रेडी करो, हम लोग ये शो रिलीज करेंगे। मैं बोला ठीक है। बोले बस 15 दिन का वक्त दो, 15 दिन में हम कोर्ट भेजते हैं। मैं बोला कोर्ट वगैरह का लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए। बोले कोटेशन कोर्ट। मैंने एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया उस वक्त, घोस्ट स्टोरी। कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। इट वॉज अ प्योर स्टैंड अप बिट विट वेंट वायरल। यूट्यूब इंडिया पे 10 दिन तक ट्रेंडिंग, नंबर 1, नंबर्स आर डबल, सब बढ़ गया। 15 दिन के बाद मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई उन्होंने ऑफर भेजी है 2 करोड़ रुपया। मैंने बोला कुछ नेगोशिएट हो सकता है क्या? बोले नेगोशिएट भाई थोड़ा बताओ कितना करना है। मैंने बोला देख 2 करोड़ तो मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा, बट मुझे 2 करोड़ सुन के वो खुशी नहीं हुई जो मुझे 70 लाख सुन के हुई थी। तो मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि मेरे लिए पैसा नंबर 1 नहीं है। मेरे लिए नंबर 1 मेरा काम है। वरना मुझे खुशी होती ना 2 करोड़ सुन के, 2 करोड़, वो हुई नहीं। मेरे को उस वक्त रियलाइज हुआ कि मेरे को खुशी किस चीज में मिल रही थी। मुझे खुशी मिल रही थी लोगों की तालियों में। जब लोग हंसते थे, जब मैं स्टेज पे होता था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैं यहां पे खड़े रह के कितना खुश होता हूं। आई फील सो गुड कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में अगर कोई इतनी ऐसी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट चीज अगर कोई मेरे साथ हुई ना तो वो स्टैंड अप हुआ। कि जब लोग कोई सलाम कर देता था, कोई मैसेज कर देता था, कोई फॉलो करता था, कोई कमेंट करता था, कोई मेरे लिए लड़ता था, तब जो मुझे खुशी मिलती थी ना वो 2 करोड़ सुन के नहीं मिली। मेरी पैसा शायद सेकंड थर्ड हो सकता है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा स्टेज है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं एक गांड फाड़ स्टोरी टेलर हूं। मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट हूं। मैं जो दाल और रोटी पे फूट फूट के रोया था ना, मैंने आप सबको उस पे हंसाया है।
मैं वो जो पट्टे, जब मुझे 4 पट्टे पड़े थे, बहुत हर्ट हुआ मुझे, बहुत दर्द हुआ। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मैंने उन पट्टों पे तुम लोगों को हंसाया है। आप लोग कभी हंसोगे बाहर किसी को इस तरह का खाना खाते हुए देख के? बाहर किसी को मार पड़ रही हो कि आप लोग हंसोगे? आप लोग को मैंने हंसाया उस चीज पे, जो चीज पे आप हंस नहीं सकते हो। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है बताने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम है, तुम अगर मान लो तो वो छोटी है। तुम में से कितनों के रेंट का इशू होगा, गर्लफ्रेंड का इशू हो गया, तुम्हारा बॉस हरामी होगा, तुम्हारा मैनेजर क्रेडिट ले रहा है, तुम्हारी कार के जो वायर है वो चूहे ने कतर दिए, तुम्हारे किचन में पानी गिर रहा है, तुम्हारा घाघरा छोटा बन गया है भाई दर्जी से। तुम्हारी लाइफ में सारे प्रॉब्लम होंगे जो तुमको लगता होगा कि वो बहुत स्ट्रेस दे रहे तुमको। मैं चाहता हूं आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो सिर्फ ये शो को याद करना और बोलना, मुनव्वर जितने लौड़े नहीं लगे। आप चाहे जितने भी परेशान हो, ये 2 घंटे आपको इस दरवाजे के बाहर की किसी भी दुनिया का 1% भी स्ट्रेस आया? आप लोग भूल चुके थे आपकी सारी तकलीफें, आप लोग हंस रहे थे मेरे साथ। इट्स बेस्ट थिंग। मैं बस यही चाहता हूं, मैंने उसको यही कहा कि 2 करोड़ मेरे लिए बहुत है। नेगोशिएट कर, मुझे चाहिए 2,22,67,300। बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जब छोटी होती है ना तो लोगों को नहीं दिखाई देती, जैसे वो बड़ी होने लगती है ना लोगों की नजरों में आ जाती है। मैं वो बिल्डिंग की तरह चढ़ने लगा, मैं नजर में आ गया। धमकी, कैंसिलेशन, थ्रेट कि इसके शोज पे ये ऐसी बातें करता है, इसके शोज में गलत चीज़ें बोलता है, इसको मत लाने दो, ये आएगा तो हम जला डालेंगे, हम तोड़ फोड़ कर देंगे, ये वो हर सिटी में। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं सिर्फ हंसा रहा था लोगों को। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गया? मैं थ्रेट कैसे हो गया? 3-4 महीने नो काम। मेरे पास सिर्फ यही उम्मीद थी कि मैं ये शो लिखूंगा, ये शो एक OTT को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, कर्जा पूरा करूंगा। 3-4 महीने पैसे नहीं है, कर्जा है। एक कॉल आया कि एक लॉकअप शो है, करेगा? पैसों की जरूरत तो थी, मैंने बोला कर लूंगा। बोले होस्ट कंगना रनौत है। कितनी पैसे की जरूरत रहेगी सोचो। मैं बोला 2 घंटे का शो मेरा जिन्होंने कैंसिल कराया है उनको नहीं पता कि मैं अब 24 घंटा दिखने वाला हूं। शो जीत के आया। सेम साइकिल, लॉकअप शो जीत के आया, सेम सोल्ड आउट शोज, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फिर से जब बड़ा शो बेच दिया हैदराबाद न्यूज, सेम रूटीन, सेम थ्रेट, सेम एवरीथिंग। कलर से कॉल आया, मेरे को पसंद थोड़ी है रियलिटी शोज, मेरे को पसंद थोड़ी है शायरियां करना। ठीक है करता हूं, बट मुझे मजा तो स्टेज पे आता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं इंडिया में शो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पासपोर्ट तक नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? बिग बॉस गया, बिग बॉस जीत गया है। It took me fucking Big Boss to get passport. मतलब ऐसा नहीं कि ट्रॉफी दिखाओ तो पासपोर्ट दे देते। You know what I'm saying.
उसके बाद मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे शोज कैंसिल होते हैं, मैं सफाई दे दूं क्या, मैं बताऊं क्या कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता यार, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी से मैं किसी को हर्ट ही नहीं कर सकता, मैं तो लोगों को हंसाना चाहता हूं, मैं बताऊं क्या लोगों को, कैसे बताऊं, स्टेज पे आके बताऊं, यूट्यूब पे वीडियो बता के, बट इंटरनेट पे तो 4 दिन बाद कोई और एक नया इंसान आ जाएगा जो बोलेगा कि हमने नहीं सुनी तेरी सफाई, मैं कैसे करूं। मुझे लगता था 4 साल पहले ये स्पेशल जब बाहर आया होता, मैंने अपनी बात कही होती तो कितना सही होता, मुझे पैसे मिल जाते, सब कुछ सही हो जाता, बट नहीं हो पाया। इस 4 साल में मैंने कितना काम किया वो आपको पता है। मुझे जो लगता था जो मेरा प्लान है वो प्लान था ही नहीं, वो उसका जो प्लान था वो मेरे लिए और बेटर था, क्योंकि आज जो मुझे लगता था कि मैं 2021 में इस शो से कमा सकता था, मैंने 5 साल में ये शो 200 बार परफॉर्म किया है, बच के, यहाँ से वहाँ से, कैसे भी, कुछ भी करके आई हैव परफॉर्म्ड। मैंने अपना स्टेज ढूंढा, और जब मैंने नेगोशिएट किया और मैंने उनको कहा 2,22,67,300 चाहिए, तो मेरा मतलब यही था कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कह सकूं कि मुझे जोक करने के लिए 37 डेज के लिए 37 डेज के लिए जेल में डाल दिया, और उन 37 डेज में लोगों ने एक ही चीज चाही मुझसे कि मैं कभी भी जोक ना करूं। मैंने उन 37 डेज पे ये मेरा शो लिख दिया। कोई कहता है कि इस पे जोक कर देता है, इस पे करता है, ये इस पे करता है, ये उस पे करता है, मैंने पिछले 1.5 घंटे सिर्फ मुझ पे जोक मारे, मैंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया इस शो में, किसी का नहीं। अगर कोई केस भी कर सकता है तो मैं ही मेरे पे करूंगा। और जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जब मैंने 2,22,67,300 मांगे तो मैंने इसीलिए मांगे कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कहना चाहता था कि मेरा जितना नुकसान हुआ, मैंने उन 37 डेज को जोक लिखने में, और उन 37 डेज पे जोक लिख के मैंने वो सारे जोक्स को 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच दिया। जितना तुमने मेरा नुकसान करवाया उससे 10 गुना ज्यादा पैसों में मैंने उन जोक को बेच दिया, ताकि स्टेज पे खड़े रह के मैं बस ये कह सकूं कि गुजराती को धंधे में कभी नुकसान नहीं करवाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज मुनव्वर इकबाल। बेटी मोटी आंदो आमने कौन जैसा मार्लिन ब्रांडो रंडो बने खुद में ही ब्रांडो रैम्बो कहो मैं रैम्बो कहो आनंदो बेटी मोटी आंदो आमने कौन जैसा मार्लिन ब्रांडो रंडो बने खुद में ही ब्रांडो रैम्बो कहो मैं रैम्बो कहो